नमस्कार, न्यूज़आवर के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। आज इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे जीडीपी की, जिसकी ग्रोथ रेट की चौथी तिमाही के आंकड़े सामने आ गए। जनवरी से मार्च 2024 में जीडीपी की ग्रोथ रेट 7.8% रही। वहीं पिछले साल की चौथी तिमाही में फाइनेंशियल ईयर 2023 में जीडीपी ग्रोथ 6.1% रही थी। सरकार ने पूरे साल यानी कि वित्त वर्ष 2024 के लिए भी जीडीपी का प्रोविजनल एस्टीमेट जारी कर दिया है। फाइनेंशियल ईयर 2024 में जीडीपी ग्रोथ रेट 8.2% रही है। पिछले वित्त वर्ष यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2023 में जीडीपी ग्रोथ रेट 7% रही थी। 2024 की जीडीपी ग्रोथ रिजर्व बैंक के 7% के अनुमान से 1.2% ज्यादा है। इस संबंध में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करते हुए कहा, क्या कहा था, आइए उनके ट्वीट को बताते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ट्वीट, 2023-24 के लिए चौथी तिमाही के जीडीपी आंकड़े हमारी अर्थव्यवस्था में मजबूत गति को दर्शाते हैं और जो आगे और भी तेज होने वाली है। हमारे देश के मेहनती लोगों की बदौलत वर्ष 2023-24 के लिए 8.2% की ग्रोथ इस बात का उदाहरण है कि भारत ग्लोबल लेवल पर सबसे तेजी से बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था बना हुआ है। जैसा कि मैंने कहा कि यह आने वाली चीजों का सिर्फ एक ट्रेलर है, तो प्रधानमंत्री ने ये बातें पहले ही कही थी, जो कि जीडीपी ग्रोथ में ये बातें दिखाई गई हैं। आइए आपको जेफएक्स के माध्यम से बताते हैं कि पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी तिमाही में जीडीपी का ग्रोथ रेट क्या रहा है। ग्राफिक्स 1 के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पर जो जीडीपी ग्रोथ रेट है वो 8.4% रहा है 2024 में, जबकि अगर जो देखा जाए कि दिसंबर की तिमाही में यह जीडीपी ग्रोथ रेट 8.4% रहा है। अप्रैल की अगर जो बात करें तो अप्रैल से जून तक 2024 में यह 7.8% रहा है। वहीं जुलाई से सितंबर तक यह जीडीपी ग्रोथ 7.6% रहा है। अक्टूबर से दिसंबर तक यह ग्रोथ रेट 8.4% रहा है। यहीं अगर जो बात करें जनवरी से मार्च तक तो यह ग्रोथ रेट 7.8% तक गया है। अब हम आपको दिखाते हैं, आइए आपको बताते हैं कि किस क्षेत्र में जीडीपी ग्रोथ रेट कितने प्रतिशत रहा है। तो ये आंकड़े जो हम आपको दिखा रहे हैं ये ग्रोथ रेट के आंकड़े हैं। आपको बताएं कि एग्रीकल्चर सेक्टर जो कृषि लिखा गया है, इसके ग्रोथ रेट जो हैं 2024 में फाइनेंशियल ईयर यानी कि चौथी तिमाही में 0.6% थे। और यहीं अगर जो देखा जाए ये फाइनेंशियल ईयर अगर जो आप देख सकते हैं कि 7.6%, वहीं अगर जो 2024 के तीसरी तिमाही की बात करें तो 7.5% ग्रोथ रेट यहाँ पर आंका गया है। इसे आप फ्रीज कर पाएं तो अगर हम अपने दर्शकों को और अच्छी तरह से समझा पाएंगे। जो इसमें ये आपको माइनिंग के संबंध में अगर जो दिखा रहे हैं तो माइनिंग से संबंधित 7.3% यानी कि खनन से संबंधित, और 2023 में यह 2.9% था। यहीं अगर जो बात करें फाइनेंशियल ईयर 2024 के तीसरी तिमाही में तो 7.5%। मैन्युफैक्चरिंग का भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये गणित यहाँ पर दिखा रहा है। कंस्ट्रक्शन से संबंधित, इलेक्ट्रिसिटी से संबंधित, यानी कि अगर जो कंस्ट्रक्शन अगर जो बात करें मैन्युफैक्चरिंग से संबंधित तो ये सबसे ज़्यादा जो है आंकड़े इसके हैं 8.9%, और जो कि फाइनेंशियल ईयर में जो थे 0.9% और 23 में, और तीसरी तिमाही में जो आपको बताएं 11.5%। ये हमारे जो हैं
मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। तो ये हमने आपको आंकड़े दिखाए जो जीडीपी के आंकड़े हैं, और कुल मिलाकर के अब हम आपको दिखा रहे हैं, अब आपको बताने जा रहे हैं कि वास्तव में जो जीडीपी का ग्रोथ अगर जो बढ़ता है तो ये उस देश में जो लोग निवास करते हैं उनके जीवन स्तर को दर्शाता है, यानी कि जो हमारा जीवन स्तर है वो ऊंचा उठा है। कृषि के क्षेत्र में भी अगर जो कहें, मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में भी हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं, यानी कि हर क्षेत्र में हम जो है लगातार आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, हर सेक्टर में आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग इसमें महत्वपूर्ण एक तरह से कहा जा सकता है कि अंग है। मैन्युफैक्चरिंग में आपको बताएं कि चौथी तिमाही में जो है वो फाइनेंशियल ईयर यानी कि 2024 के फाइनेंशियल ईयर के चौथी तिमाही में यह जो है मैन्युफैक्चरिंग सबसे ज़्यादा प्रतिशत में दिखाया गया है। अब हम रुख करेंगे अपने मेहमान की तरफ, जो कि प्रसिद्ध अर्थशास्त्री हैं और इनके विश्लेषण हर टीवी चैनल पर आते हैं। तो हम नाम भी बता दें, चेहरा तो आपको टीवी पर दिख ही गया होगा। आकाश जिंदल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। मुस्कुराता हुआ चेहरा आपका यहाँ टीवी चैनल पर हमारे दिख रहा है। सौभाग्य है आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम ये आपसे जानना चाहेंगे कि जो जीडीपी के आंकड़े यहाँ पर हैं, सबसे पहले तो आप जीडीपी के बारे में ही हमारे दर्शकों को बता दीजिए, क्योंकि बहुत से लोगों को जीडीपी के बारे में कुछ पता ही नहीं होता कि हाँ जीडीपी बढ़ी है तो क्या हुआ, जीडीपी घटी है तो क्या हो सकता है। तो सबसे पहले हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को ये बता दें कि जीडीपी वास्तव में है क्या, जिस पर हम चर्चा करने वाले हैं। जीडीपी का मतलब है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि एक समय के अंदर टोटल सर्विसेज और गुड्स जो हैं उनकी वैल्यू क्या है जो कि प्रोड्यूस हुए हैं, जो सर्विसेज इकोनॉमी में यूज हुई हैं या जो गुड्स प्रोड्यूस हुए हैं। आम भाषा में कहें ओवरऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब इसका रेलिवेंस क्या है? अगर जीडीपी अच्छी पेस से बढ़ती है, अच्छे परसेंटेज से बढ़ती है, तो इसका मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटी ज्यादा हो रही है। इकोनॉमिक एक्टिविटी ज्यादा हो रही है तो मोटा मोटा उसका मतलब क्या है कि लोगों की कमाई बढ़ रही है, लोगों की सैलरी बढ़ रही है, साथ ही साथ लोगों को रोजगार के मौके मिल रहे हैं और ओवरऑल लोगों के अंदर प्रॉस्पेरिटी, फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी वो बढ़ रही है। अगर जीडीपी ग्रोथ कम लेवल पे बढ़ती है, कम परसेंटेज में बढ़ती है, तो इसका मतलब फाइनेंशियल ग्रोथ लोगों की उस तरीके से नहीं हो रही है, इनकम लेवल उस तरीके से ग्रो नहीं हो रहे हैं, जॉब जनरेशन उतना नहीं हो रहा है, लोगों की फाइनेंशियल इनकम उस तरीके से नहीं बढ़ रही है। और अगर जीडीपी माइनस में जाती है, बिकॉज ऐसे भी वक्त रहे हैं, हिंदुस्तान में भी ऐसा वक्त रहा है कोविड के समय जब जीडीपी बहुत ज्यादा माइनस में गई थी, तो उसका मतलब है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी उस पीरियड को पिछले साल से कंपेयर किया जाए तो उससे भी कम है। यानी जो इकोनॉमिक एक्टिविटी पहले हो रही थी उससे कम है। इसका मतलब है लोगों के इनकम भी कम होगी, जॉब अपॉर्चुनिटीज भी कम होंगी, लोगों के जो है धन संपदा भी कम होगी, लोगों की प्रॉस्पेरिटी यानी खुशहाली में भी इंपैक्ट आएगा, जो हमने कोविड के समय देखा था जी। तो जीडीपी ग्रोथ आप ये मोटा मोटा कह सकते हैं देश के आर्थिक हालात बताती है। हालांकि उस पर आगे कुछ एब्स्ट्रैक्ट आ जाते हैं, लेकिन मोटा मोटा ग्रॉस लेवल पे ये कह सकते हैं कि ओवरऑल फाइनेंशियल पोजीशन, ओवरऑल आर्थिक हालात को अगर कोई एक फिगर डिनोट करती है तो वो है जीडीपी जी। जैसा कि जो आंकड़े आए हैं, वर्ष 2024 में सबसे ज्यादा 8.4% जीडीपी दिसंबर तिमाही में ये दर्ज किए गए हैं। ये आंकड़े क्या दर्शाते हैं? देखिए, क्लियरली दर्शाते हैं कि जो थर्ड क्वार्टर है उसके अंदर इकोनॉमी के अंदर काफी अच्छी ग्रोथ हुई है। और वो भी सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, ये थर्ड क्वार्टर कौन सा क्वार्टर था? ये थर्ड क्वार्टर वो था जिसने, नहीं ये थर्ड क्वार्टर की बात कर रहे हैं जी। तो चौथे में तो 7.8 रहा है। तो ये थर्ड क्वार्टर कौन सा क्वार्टर था? 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर का, जहां रशिया यूक्रेन वॉर तो चल ही रही थी,
साथ में इजराइल हमास इशू भी इसी क्वार्टर के शुरू में शुरू हुआ था। तो दोनों चीजों का इंपैक्ट था। दोनों चीजों के इंपैक्ट होने के बावजूद 8.4% की जीडीपी ग्रोथ हमने दिखाई है। इसके अंदर वो वक्त भी आ जाता है जब दिसंबर हॉलिडेज होती हैं। जनरली हिंदुस्तान के अंदर 22-23 दिसंबर से लेके 31 दिसंबर तक इकोनॉमिक एक्टिविटी कम हो जाती है, ढीली हो जाती है, बहुत छुट्टियां हो जाती हैं। बहुत हिस्सा ऐसा होता है जहां ठंड ज्यादा पड़ती है, लोग उतना बाहर नहीं निकलते हैं। कुछ जगह लोगों की क्यूमुलेटेड लीव्स होती है, वो नहीं लेते। तो ऐसा क्वार्टर जहां दुनिया के अंदर दो जियोपॉलिटिकल इश्यूज चरम चल रहे थे, उसके अलावा दिसंबर के 7-8 दिन ऐसे आ गए थे जिनमें इकोनॉमिक एक्टिविटी बहुत कम हो जाती है। उन सब चीजों के बावजूद 8.4% की जीडीपी ग्रोथ हमने अचीव की, जो कि दुनिया में फास्टेस्ट थी। अब हम आज की तारीख पे 5th लार्जेस्ट इकॉनमी है। इकॉनमीज कौन सी हैं? अमेरिका, चाइना, जर्मनी, जापान। पहले जापान नंबर 3 पे होती थी, बट इसी क्वार्टर में नंबर 4 पे पहुंची। जर्मनी अब नंबर 3 पे हो गई है। चारों में से किसी की जीडीपी ग्रोथ भी 8.4% के आसपास नहीं थी जी। अगर तो इससे दिखता है कि हिंदुस्तान कितना बड़ी, जबकि दुनिया में दो बड़े जियोपॉलिटिकल इश्यूज में चल रहे थे। और उसके अलावा जो है चाइना ताइवान या चाइना ताइपे, वो इश्यू के भी एस्केलेट होने का खतरा था। वो ऑफ कोर्स आज भी है। तो ऐसे सर्कमस्टांसेस में भी इतनी अच्छी जीडीपी ग्रोथ हमने दिखाई है जी। अब हम ये देखना चाहेंगे कि अगर जो ये विश्लेषण यानी कि चौथी तिमाही के सेक्टरों का जो हाल है, अगर जो चौथी तिमाही में 7.8% दर्ज किया गया है ग्रोथ रेट, तो इसमें जो सबसे ज़्यादा दिख रहा है वो है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में यानी कि 4th जो तिमाही है 2024 में ये 8.9% दर्शाता है। क्या समझें हम इससे? मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ग्रोथ का मतलब है हिंदुस्तान के लिए बहुत फायदा। अभी तक जो है आज से 1 साल 2 साल 3 साल पहले तक हम सर्विसेज इकोनॉमी के लिए जाने जाते थे। हम क्या एक्सपोर्ट करते थे? आईटी और आईटी सर्विसेज, बीपीओ, यानी अमेरिका और यूरोप की बहुत सी कंपनियों को आईटी, सॉफ्टवेयर सर्विसेज, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग में हम उतने बड़े नहीं थे। मैन्युफैक्चरिंग में अगर कोई बड़ी इकोनॉमी थी तो चाइना था। लेकिन अब हुआ क्या है, जो कि एक बहुत बड़ा रिलीफ हम सब हिंदुस्तानियों को दे रहा है, कि अब जो है वी हैव लेफ्ट चाइना फार बिहाइंड। सो वी आर ग्रोइंग एट अ मच पेस, faster pace than that of China. Because China, they are having many problems. China is having debt problem. China is having real estate problems. Plus China was having deflation also for some point in time. Deflation means that the prices of things are going down. Now that's not a good thing. That's a bad thing. Because deflation means that people don't have purchasing power. So China is going weak because China has debt problem. China has real estate problem. China had deflation for some time. Plus China, in their bid to build over infrastructure, they have overtly built infrastructure. Now what they have done is, in case of infrastructure, they have got ghost towns. Ghost towns are those towns which have been built, but nobody wants to go and stay there. So China is now not performing the way it used to. So China has weakened. Plus we have seen US-China trade war also weaken China. And so manufacturing, new manufacturing has to shift somewhere. FDI has to go somewhere. So now India has got an opportunity to get lots and lots of FDI, go full throttle in manufacturing. And what would manufacturing do? Manufacturing would generate lots and lots of jobs. Because that's what the country needs as of now. We have got so many young engineers, MBAs. We need jobs for them. So manufacturing would need lots and lots of jobs for our young people. See, already we are exporting in defense. We are a huge exporter of mobile phones. Plus in other areas also we are exporting. So a manufacturing boom. Now typically what in India is said, Atmanirbhar Bharat, make in India. So all those things are playing very well for us. जी बिल्कुल। अगर मैन्युफैक्चरिंग का ये डाटा आ रहा है सबसे ज़्यादा, तो रोज़गार भी उत्पन्न करेगा और भी तमाम सेक्टर्स में
आगे बढ़ने को दर्शाता है। लेकिन सर एक सवाल हम और करना चाहेंगे कि यहाँ जो एग्रीकल्चर है, जो हम एक बार फिर आपसे पूछेंगे, लगातार हम कई डिबेट्स में आपसे सवाल पूछते रहे हैं कि एग्रीकल्चर की जो 0.6% ही यहाँ पर परसेंट ही यहाँ पर दर्ज किया गया है, तो मैन्युफैक्चरिंग और एग्रीकल्चर को अगर जो देखा जाए, तो अगर जो तुलना की जाए, तो ये सेक्टर हमेशा पिछड़ा हुआ ही दिखता है, ये आगे नहीं बढ़ पाता। जबकि 60% जनसंख्या जो है, हमारी पॉपुलेशन जो है, इस एग्रीकल्चर पर ही निर्भर करती है। तो इसको क्या माने कि क्या अभी और भी ज़्यादा कुछ काम करने की सरकारों को आवश्यकता है इस क्षेत्र में? बिल्कुल, आपने सही कहा जी। इसमें एग्रीकल्चर पे बहुत बहुत काम होने की आवश्यकता है, क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर, जैसे आपने कहा, हमारी बैकबोन है। हम सब अगर देखें तो कहीं ना कहीं किसान परिवारों से जुड़े हुए हैं। मैं खुद एक किसान परिवार से जुड़ा हुआ हूं, खुद एक किसान हूं, एक किसान का बेटा हूं। अब एग्रीकल्चर सेक्टर में हमें कई इनोवेटिव चीजें लानी है। इनोवेटिव चीजें लाने के लिए होना क्या चाहिए? सबसे पहले सरकार को हमारे किसान भाइयों के साथ बैठना चाहिए। सरकार को किसान भाइयों को बताना चाहिए कि कैसे उनकी इनकम बढ़ सकती है। कैश क्रॉप्स की तरफ जाए, कैश क्रॉप्स की तरफ जाए, फ्रूट्स को जो है वो ज्यादा से ज्यादा ग्रो करें, और साथ ही साथ सरकार को ऐसे प्रोविजन करने चाहिए कि जहां कैश क्रॉप्स हमारे किसान भाई उगा रहे हैं, वहीं फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री लगाई जाए। जैसे आज की तारीख में विदेशों में जो फ्रोजन फ्रूट जूस है, उसकी बहुत डिमांड है। तो जहां बहुत अच्छे संतरे, बहुत अच्छे सेब हम पैदा करते हैं, तो वहां किसानों के लिए सिस्टम रखा जाए कि जैसे हमारे किसान भाई वो उत्पाद उनके खेत में वो हो, उसके 1 किलोमीटर के अंदर वहां कंज्यूम करने वाली फैक्ट्री हो, किसान भाइयों को उसी समय नकद कैश में भुगतान किया जाए, और उस सेब या संतरे या किन्नू से उसी टाइम वो फैक्ट्री जो है जूस करे, जूस पैदा करे, उसको जो है एक्सपोर्ट किया जाए। उससे क्या होगा? हमारे किसान भाई की इनकम बढ़ेगी। दूसरा, हमारे किसान भाई को कई बार हमारे अन्नदाता को कर्जा लेना पड़ता है, उसे कर्जा नहीं लेना पड़ेगा, क्योंकि जैसे ही उसका प्रोडक्ट तैयार होगा, साथ के साथ उसके हाथ में नगद होगा, तो हमारा किसान भाई फाइनेंशियली जो है एम्पावर होगा। फाइनेंशियली एम्पावर करना उसको हमारी सोशल ड्यूटी है। साथ ही साथ अगर हम उसको फाइनेंशियली एम्पावर करेंगे, तो वो किसान भाई का परिवार बाजार में जाके उस पैसे को खर्चेगा, वो नए कपड़े लेंगे, नया फर्नीचर लेंगे, उससे इकोनॉमी और चलेगी। तो अब जब वो किसान भाई इस तरह के जो है कैश क्रॉप्स को पैदा करेगा, कल को आप जो है मान लीजिए फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में उसको एक्सपोर्ट करते हैं, तो देश के लिए फॉरेन एक्सचेंज भी आएगा, तो कंट्री की भी तरक्की होगी। साथ ही साथ हमें करना क्या चाहिए? जो हमारे किसान भाई का जो उत्पाद है, जो उसने मेहनत से बनाया है, वो नष्ट ना हो, तो उसके लिए वेयर हाउसिंग प्रोवाइड की जाए। साथ ही साथ बहुत बार क्या होता है, बारिशों में या सर्दियों में जो एक्सट्रीम धुंध होती है, तो हमारे किसान भाई की मेहनत से जो उत्पाद पैदा किया जाता है, वो बाजार या मंडी में पहुंचने से पहले नष्ट हो जाता है। उस चीज का ध्यान रखा जाए, वेयर हाउसिंग हो, ट्रांसपोर्टेशन और लॉजिस्टिक्स को इस तरीके से मैनेज किया जाए कि उसका उत्पाद बिना किसी डैमेज के बाजार में पहुंचे, और उस किसान भाई को जो है जो उचित मात्रा में उसकी भुगतान किया जाए। साथ ही साथ उसको जो है 0 इंटरेस्ट पे हम क्रेडिट भी दिलाएं, जिससे उसकी जो लागत की कॉस्ट है वो कम हो। तो खेती में बहुत चीजें हमें करनी चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स को, जिससे खेती हमारे लिए ज्यादा बड़ी जीडीपी कंट्रीब्यूटर भी बनेगी और हमारे किसान भाइयों के फाइनेंशियल हालात भी अच्छे हों। जी, एक चीज और हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये माइनिंग का यहाँ पर 4.3% ये दर्ज किया गया है, लेकिन अगर जो देखा जाए कि इसी तिमाही 2023 की बात करें, साल भर पहले, यानी कि चौथी तिमाही में 2.9% यहाँ पर दर्ज किया गया था, जो कि 2024 के जो माइनिंग का सेक्टर है उसमें 4.3% दर्ज किया गया है। करीब करीब हम कह सकते हैं कि करीब करीब यहाँ पर 2 गुना कह सकते हैं माइनिंग के सेक्टर में तेजी यहाँ पर दर्ज की गई है। क्या लगता है कि सर कि यहाँ पर ये जो तेजी दर्ज की गई है, जो साल भर बाद 2% की उसी चौथी तिमाही में, इससे हम क्या समझें कि पिछले साल से इस बार माइनिंग का कारोबार अच्छा रहा है और इससे
किन किन को लाभ हुआ है? देखिए, मैं चाहता हूं, आपने मैन्युफैक्चरिंग की बात की जी। मैन्युफैक्चरिंग में हम की बात की, खेती में हम बढ़े, सर्विसेज में हम बढ़े, माइनिंग वो ठीक है, क्योंकि माइनिंग क्या है, देश के वो रिसोर्सेज हैं जिनको हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। तो हमें ये भी देखना है कि देश के रिसोर्सेज कितना हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, कितना हम यूज कर रहे हैं, कितनी हमें जरूरत है, कितना उसके बाद उस चीज का भंडार है। तो इससे माइनिंग सेक्टर में जो है एक रीजनेबल ग्रोथ भी होती है, रिसोर्सेज को भी हमें प्रोटेक्ट करके रखना है। तो इसलिए माइनिंग सेक्टर ठीक है, लेकिन मेरे हिसाब से मैं ज्यादा खुश होऊंगा अगर ग्रोथ दिखे एग्रीकल्चर में, अगर ग्रोथ दिखे मैन्युफैक्चरिंग में, अगर ग्रोथ दिखे हमें बीपीओ और सॉफ्टवेयर में। जी, अच्छी बात है। अब हम एक और चीजें हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी और कंस्ट्रक्शन में भी 8.7% की ग्रोथ रेट यहाँ पर देखी गई है। यानी कि अगर जो कहें कि मैन्युफैक्चरिंग के बाद अगर जो ग्रोथ रेट देखी गई है कंस्ट्रक्शंस की, तो यहाँ पर ये दूसरे नंबर पर हम रख सकते हैं चौथी तिमाही में। तो ये कंस्ट्रक्शन का काम जो है अगर जो बढ़ रहा है, तो हमें लगता है कि हर क्षेत्र को भी काम मिल रहा है और इस तरह से देश लगातार प्रगति की ओर, नए निर्माण जैसे कि देश में हो रहे हैं उसकी तरफ जाता हुआ दिख रहा है। क्या लगता है आपको? I think a very, very valid point. I totally endorse you because construction is the most highly manpower intensive sector. Now what happens is construction is, supposedly you are building a building of 500 flats. You are giving employment to so many people. What you need is a laborer, brother, that's required. Then you need a mason. Then you need a carpenter. Then you need painters. Then you need people who are going to do sanitary work, plumbers, electricians, fitters, security guards. So many people get employment. Construction is a very, very highly manpower intensive industry. I totally endorse you, Kushwaha ji. Here, you get lots and lots of, you can generate lots and lots of employment and gainful employment. Plus in construction, generally if one is constructing houses, you are making houses for people. So basically, housing for everyone, that target is also met. Plus post construction also, there's a lot of business which is generated. Now supposedly a house has been made, then interior has to be done. People generally spend 15-20 lakhs on interior. So many people get jobs during the interior work. Then for buying a house, you need a broker. Then for funding a house, you need a banker. Then you need the insurer also. So construction is something which is highly, highly manpower intensive. It does GDP growth. It does employment to people. It adds value to the economy. Plus what happens is, ultimately, if you are constructing houses, you are adding houses for the people. So housing for the common man, that's the objective of the country. So I think construction is something which is very close to my heart, and construction is something which is very, very important for Indian economy. Now move on to other areas of construction. Overall, हम ये जानना चाह रहे हैं जी, अब चूंकि समय बहुत कम है, ओवरऑल हम ये जानना चाहते हैं कि वास्तव में ये जो आंकड़े हैं, वास्तव में जो देश को प्रगति की तरफ और सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था की तरफ जो राजनीतिक दावे किए जाते हैं, क्या ये आंकड़े उसकी तरफ इशारा कर रहे हैं? जी हाँ, ये आंकड़े उसकी तरफ इशारा कर रहे हैं। ना सिर्फ ये आंकड़े, उसके आगे के आंकड़े भी आपको बताता हूँ। हमारे पास अब आंकड़े आ चुके हैं पूरे फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के, और उसमें जो जीडीपी ग्रोथ आई है 8.2% आई है पूरे 2023-2024 की। और जो चौथा क्वार्टर है 1 जनवरी टू 31 मार्च, वहां भी जीडीपी ग्रोथ बहुत अच्छी आई है 7.8%, जो कि दुनिया की बड़ी इकोनॉमीज में से फास्टेस्ट है। तो ये क्लियरली दिखाते हैं कि हमारा देश तरक्की कर रहा है। अमेरिका, चाइना, जर्मनी, जापान, ये 4 इकोनॉमीज हैं जो हमसे बड़ी हैं। उन चारों के मुकाबले कहीं ज्यादा तेजी से बढ़ रहे हैं। 2 इकोनॉमीज जो हमसे छोटी हैं लेकिन कुछ हद तक हमारे करीब हैं, फ्रांस और इंग्लैंड, उनसे भी कहीं ज्यादा तेजी से बढ़ रहे हैं। और हमारे पड़ोसियों, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे श्रीलंका हो, चाहे बांग्लादेश हो, उन सबको आउट परफॉर्म कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं क्लियरली दिख रहा है
कि हमारी इकोनॉमी परफॉर्म कर रही है, जी ग्रोथ हो रही है, और जीडीपी का डेटा जो है क्लियरली इस चीज को रिफ्लेक्ट करता है। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप आए और इतनी अच्छी जानकारी दी हमारे दर्शकों को। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। तो कुल मिलाकर के जो जीडीपी के आंकड़े दर्ज किए गए हैं वो वास्तव में आगे बढ़ते हुए, चमकते हुए भारत की तरफ इशारा कर रहे हैं, और यही गति अगर रही तो वास्तव में भारत एक दिन ऐसा होगा कि दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में गिना जाएगा। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।